हेलो। सेमेस्टर 6 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए प्रश्न पत्र 18 का एक प्रश्न और है। आलोचना अथवा समालोचना की विभिन्न परिभाषाएं देकर उसकी विविध पद्धतियों का परिचय दीजिए और स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अथवा आलोचना की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। अथवा समालोचना के विविध प्रकारों की चर्चा करते हुए आलोचना का दायित्व बताइए। अथवा आलोचना के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए आलोचक के गुणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा आलोचना का उपयोग अथवा महत्व बताते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अथवा कृति या रचना को समझने और समझाने का उत्तम माध्यम आलोचना है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अब इतने प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्व भूमिका, आलोचना की विविध परिभाषाएं, आलोचना का महत्व, आलोचना की विविध पद्धतियां, आलोचना के विविध प्रकार, समालोचक के प्रमुख गुण, आलोचक का दायित्व और उपसंहार के मुद्दों में देना है। अब हम प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को साहित्य शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र में प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कवि में कार्यित्री प्रतिभा होती है और भावक या आलोचक में भावयित्री प्रतिभा होती है। कवि जो काव्य लिखता है उसका रसास्वाद के लिए कवि जो काव्य लिखता है उसकी रसास्वाद के लिए हम आलोचना की सहायता लेते हैं। हम देखते हैं समालोचना की प्रमुख परिभाषाएं। आलोचना, समालोचना और समीक्षा समानार्थी शब्द है। इनका प्रयोग सुविधा अनुसार होता है। समालोचना और आलोचना शब्द संस्कृत की लोच धातु में क्रमशः आ और सम उपसर्ग जोड़ने से निष्पन्न हुए हैं। लोच धातु का अर्थ देखना होता है। इस धातु को
ल्यूट और टाप प्रत्यय लगाने से लोचना शब्द बनता है। और फिर इसके आगे आ उपसर्ग जोड़ने से समालोचना और आलोचना शब्द समालोचना आ उपसर्ग जोड़ने से समालोचना आ उपसर्ग जोड़ने से आलोचना तथा सम उपसर्ग जोड़ने से समालोचना निर्मित होता है, जो सम्यक प्रकार से देखना है के अर्थ में प्रस्तुत होता है। समालोचना, आलोचना, समीक्षा, ये तीनों शब्द प्रायः समानार्थक समझे जाते हैं। अंग्रेजी में इसे क्रिटिसिज्म कहा जाता है। समालोचना की प्रमुख परिभाषाएं कुछ इस प्रकार है। समालोचना की परिभाषा देते हुए सुमन मल्लिक ने कहा है कि साहित्य के क्षेत्र में समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा निर्णयात्मक दृष्टिकोण से ग्रंथों के अध्ययन द्वारा उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मत प्रकट करना ही आलोचना कहलाता है। बाबू गुलाबराय ने कहा है कि समालोचना केवल आलोचकों की वाणी का विलास मात्र नहीं है, वरन उसका मूल्य साहित्य और समाज दोनों के लिए है। धर्मचंद्र संत कहते हैं कि रचनात्मक साहित्य की व्याख्या गुण, दोष, विवेचन, विषय प्रतिपादन, शैली तथा उसके प्रसार के आधार पर मूल्यांकन को समालोचना कहा जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। ऐसा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है आलोचना के विषय में। आलोचना भी
सृजनात्मक और मौलिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। यह बात डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। पश्चिम के प्रसिद्ध आलोचक और लेखक वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि आलोचना कला साहित्य के क्षेत्र में निर्णय देती है। अब हम देखते हैं आलोचना का महत्व या उपयोग। संसार में ढेर सारी पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही उपयुक्त और संसार के लिए मार्गदर्शक है, परंतु एक सामान्य पाठक इन सारी की सारी पुस्तकों से परिचित नहीं होता। वैसे विशाल साहित्य राशि में स्थित सारी की सारी पुस्तकें कोई पढ़ भी नहीं सकता। इस स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि ज्ञान व मनोरंजन से संबंधित उपयुक्त पुस्तकों का कोई परिचय करा दे। एक उत्तम समीक्षक यही कार्य करता है। एक मायने में समालोचक अपनी समालोचना के जरिए न केवल किसी नई कृति का परिचय ही कराता है, बल्कि उसकी सामाजिक उपादेयता को लेकर भाष्य भी करता है। साहित्यिक कृतियों में उत्तम विचार, भाव अथवा कलात्मक सौष्ठव होता है। उन्हें समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए समालोचना की आवश्यकता होती है। संस्कृत के प्राचीन आचार्य कवि और भावक को एक ही मानते हैं, परंतु महाकवि कालिदास के मतानुसार दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। कवि का विषय शब्द रचना होता है और भावक का रसास्वादन स्वर्ण उत्पन्न कहीं से होता है और उसका परीक्षण कोई और करता है। आचार्य राजशेखर भी कवि और भावक को पृथक मानते हैं और उनके अनुसार भावक से कवि की प्रतिभा सफल होती है। मल्लीनाथ की आलोचना से कविवर कालिदास की कृतियों तथा कालरीज की आलोचना से वर्ड्सवर्थ की रचनाओं की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए हैं। बाबू गुलाब राय ने समालोचक का महत्व इन शब्दों में प्रकट किया है। वे कहते हैं कि वह वास्तव में ग्रंथकर्ता और पाठक के बीच मध्यस्थ या दुभाषिया का काम करते हैं।
उसका दोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। एक ओर वह कवि की कृति का सहृदय व्याख्याता और निर्णायक होता है, तो दूसरी ओर वह अपने पाठक का विश्वास पात्र और प्रतिनिधि समझा जाता है। इससे हम यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि किसी भी कृति को समझने का उत्तम माध्यम आलोचना है। अब हम देखते हैं आलोचना की विविध पद्धतियाँ या फिर आलोचना की विविध स्वर। हिंदी में आजकल समालोचना की जो पद्धतियाँ प्रचलित है, ये प्रायः पश्चिम से आई है। इन पद्धतियों के साथ संस्कृत से परंपरागत रूप में कुछ पद्धतियों का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत से परंपरागत रूप में प्राप्त कुछ प्राचीन पद्धतियाँ है जो इस प्रकार है: टीका पद्धति, भाष्य पद्धति, शास्त्रार्थ पद्धति, आचार्य पद्धति, निर्णय पद्धति, खंडन मंडन पद्धति। अब हम इनको विस्तार से देखते हैं, इनका परिचय लेते हैं। टीका पद्धति प्राचीन संस्कृत साहित्य में पद्य में निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं गद्य में लिखी जाती थी। टीकाओं में शब्दार्थ निरूपण, व्याकरणिक विशेषताओं का स्पष्टीकरण और काव्य में आई अंत कथाओं आदि का स्पष्टीकरण रहता है। आधुनिक युग में जो व्याख्यात्मक आलोचना व्यवहृत होती है, वह बहुत कुछ इसका विकसित रूप है। अब हम देखते हैं भाष्य पद्धति। इसमें टीका की तुलना में व्याख्या की प्रवृत्ति अधिक मिलती है। वह व्याख्यात्मक आलोचना की अधिक निकट है। आगे हम देखते हैं शास्त्रार्थ पद्धति। इसमें पूर्व पक्ष की शंकाएं उठाकर उसके समाधान का यथोचित प्रयास होता है। यह सैद्धांतिक आलोचना से विशेष सामंजस्य रखती है। अब देखते हैं आचार्य पद्धति। इस शैली में लेखक अपने नवीन और मौलिक सिद्धांतों का गंभीरतापूर्वक प्रतिपादन करते हैं। यह भी सैद्धांतिक आलोचना का ही एक प्रकार है। आगे देखते हैं निर्णय पद्धति। प्राचीन आचार्य सूत्रात्मक रूप में कवियों और रचनाओं पर अपना निर्णय दे देते थे, जैसे उपमा कालिदासस्य नवसर्गे गते माघे, सुर सुर तुलसी शशि आदि। इसे आधुनिक निर्णयात्मक आलोचना के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसे स्तुति पद्धति भी कहा जा सकता है।
आगे देखते हैं खंडन मंडन पद्धति। इस पद्धति में पूर्व पक्ष का खंडन और अपने पक्ष का स्थापन प्रमुख रहता है। प्राचीन काल में इस प्रकार की आलोचना पद्धति विशेष रूप से प्रचलित थी। इन पद्धतियों के अतिरिक्त समीक्षा, पद्धति, परीक्षा पद्धति आदि का भी उल्लेख किया जा सकता है। इन सब पद्धतियों से ही समालोचना का स्वरूप निर्धारित होता है। समालोचना के विभिन्न प्रकार। समालोचना के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते समय सबसे पहले उसको दो वर्गों में रखा जाता है। एक सैद्धांतिक आलोचना और दो व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक समालोचना, इस समालोचना का विकास रीतिकाल से ही हो गया था, परंतु महत्वपूर्ण ग्रंथ आधुनिक काल में ही मिलते हैं। बाबू गुलाब राय का सिद्धांत और अध्ययन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन आदि इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। व्यवहारिक समालोचना। अब हम देखते हैं कि व्यवहारिक समालोचना के अन्य अनेक प्रभेद है, जिसमें आत्मप्रधान या प्रभाववादी समीक्षा, व्याख्यात्मक समीक्षा, निर्णयात्मक समीक्षा। अब इन सभी को एक एक करके हम देखते हैं। आत्मप्रधान समीक्षा। तो आत्मप्रधान समीक्षा में हम देखते हैं कि आत्मप्रधान अथवा प्रभाववादी समीक्षा में आलोचक किसी साहित्यकार की कृति का अध्ययन करते समय उस कृति की भाव लहरी में बह जाता है और फिर उस पर जैसा प्रभाव पड़ता है उसे अपनी रुचि के अनुरूप व्यक्त कर देता है। इस प्रकार की समीक्षा में आलोचक किसी लक्षण ग्रंथ के नियमों का कायम नहीं होता। हिंदी में जैनेन्द्र, शांतिप्रिय, द्विवेदी आदि इस प्रकार के आलोचक हैं। अब हम देखते हैं व्याख्यात्मक समीक्षा। दूसरे प्रकार की व्यवहारिक आलोचना अर्थात व्याख्यात्मक समीक्षा में आलोचक सिद्धांतों और आदर्शों को त्याग कर एक अन्वेषक के रूप में कवि की अंतरात्मा में प्रविष्ट होकर अत्यंत सहृदयता पूर्वक उसके आदर्शों, उद्देश्यों तथा
विशेषताओं की व्याख्या और विवेचन करता है। इस प्रकार की आलोचना में कवि के साथ न्याय होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। बाबू गुलाब राय ने व्याख्यात्मक आलोचना की सहायक रूप में उपस्थिति होने वाली 4 अन्य आलोचना पद्धतियों को उपस्थित होने वाली 4 अन्य आलोचना पद्धतियों का स्वीकार किया है। इनके नाम में हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक, तुलनात्मक, मनोवैज्ञानिक और समाजवादी आलोचना। अब हम इन्हें विस्तार से देखने का प्रयत्न करेंगे। ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना में कवि को आत्मा का मूल स्रोत, ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों से खोजा जाता है और तदंतर उस पर उन परिस्थितियों के प्रभाव को आंका जाता है। साथ ही साहित्यिक परंपराओं के बीच उसकी स्थापना भी की जाती है। आगे देखें तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत पूर्ववर्ती, समकालीन तथा परवर्ती साहित्यकारों के साथ कवि और उसके साहित्य की तुलना कर उसके महत्व को स्थापित किया जाता है। इस प्रकार की आलोचना में कवि के साथ अन्याय भी हो सकता है। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक समालोचना, जहाँ कवि के वैयक्तिक स्वभाव, परिस्थितियों एवं प्रभाव को उसकी कृति के आधार पर रखा जाता है, वहाँ मनोवैज्ञानिक आलोचना होती है। मनोवैज्ञानिक आलोचक कवि के स्वभावादि के ऊहापोह में इतना खो जाते हैं कि कृति की उपेक्षा हो जाती है। अब हम देखते हैं समाजवादी आलोचना। समाजवादी आलोचना में पहले साहित्य को वर्ग विशेष की उपज स्वीकार किया जाता है और फिर सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे उसका मूल्यांकन किया जाता है। स्पष्टता इस आलोचना का मुख्य गुण है। स्पष्टता इस आलोचना का मुख्य गुण है। अब हम देखते हैं निर्णयात्मक आलोचना। तीसरे प्रकार की व्यावहारिक समीक्षा अर्थात निर्णयात्मक समीक्षा में सामान्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर आलोच्य ग्रंथ के गुण दोषों का विवेचन कर साहित्यिक दृष्टि से उनका मूल्य आंका जाता है और उन्हीं के अनुकूल उनको श्रेणीबद्ध भी कर लिया जाता है। वैसे आलोचना के मुख्य 3 ही प्रकार है।
परंतु बाबू गुलाब राय ने व्याख्यात्मक आलोचना से उपभेदों को समझाया है। इन भेदों तथा उपभेदों को समझने से आलोचना के विशद स्वरूप का ज्ञान होता है। अब हम देखते हैं आलोचक के प्रमुख गुण। कोई भी अच्छा आलोचक साधारण पाठक की अपेक्षा प्रतिभा, सूक्ष्म अन्वेषण शक्ति से युक्त और गंभीर तथा मननशील हो सकता है। साधारण पाठक की अपेक्षा उसका अध्ययन पर्याप्त विस्तृत और पूर्ण होता है। अपनी विशिष्ट अंतर्दृष्टि द्वारा वह उसकी रचनाओं में प्रविष्ट होकर उन तथ्यों का अन्वेषण करेगा जो कि उसकी रचना में स्थायित्व के सामने रागात्मकता को भी बनाए हुए है। ऐसी अवस्था में यह कथन सर्वथा युक्तियुक्त है कि कोई अच्छा कवि जीवन की व्याख्या समझाने में सहायक होता है। समीक्षक केवल मध्यस्थ या दुभाषिया ही नहीं है, वरन वह चिंतक, सत्यान्वेषक, शिक्षक, प्रेरक, पथ निर्माता और दिशावाहक भी है। वह सृजनशीलता से उन मौलिक जीवन के लिए उन मौलिक तत्वों और तथ्यों को भी चुनकर उनकी सम्यक और समग्र परख करता है जो मानव जीवन के लिए सुखद एवं हितकर है। इसलिए वह एक कुशल व्याख्याता के रूप में प्रतिष्ठित है। सूर सरी सम सब कर हित कोई का भाव समीक्षा के अंतर्गत होता है। आचार्य राजशेखर ने उत्तम आलोचकों के गुणों अथवा लक्षणों को जो विस्तृत चर्चा की है वह यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। आचार्य राजशेखर ने उत्तम आलोचकों के गुणों अथवा लक्षणों की विस्तृत चर्चा की है, वह यहाँ संक्षेप में हम बताएं तो प्रतिभा, सहृदयता, निष्पक्षता, सहानुभूति, अभ्यास वह कहा है। अब हम देखते हैं प्रतिभा को। तो उन्होंने कहा है कि कैसी प्रतिभा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है यह उत्तम आलोचक का पहला लक्षण है। राजशेखर ने आलोचना के लिए भावयित्री प्रतिभा को आवश्यक ठहराया है। कवि की कार्ययित्री प्रतिभा तक आलोचक अपनी भावयित्री प्रतिभा से पहुंच सकता है। उत्तम कवि को केवल उत्तम आलोचक ही समझ सकता है और उसका कृति की परीक्षा
परीक्षा कर सकता है। अंग्रेज विद्वान जॉनसन ने भी अपना मत प्रकट किया करते हुए कहा है कि टू जज ऑफ पोएट्स इज ओनली द फैकल्टी ऑफ पोएट्स एंड नॉट ऑफ ऑल पोएट्स बट द बेस्ट। उत्तम आलोचक प्रतिभाशाली होता है। अब हम देखते हैं सहृदयता। सहृदय ही काव्यास्वाद का सच्चा अधिकारी होता है। सहृदय आलोचक कवि की रचना को उसके वास्तविक रूप में देखता है और उसका मर्म पाठकों को समझाता है। अब हम देखते हैं निष्पक्षता। समालोचक जब कवि या लेखक की आकृति की आलोचना करता है तब उसे अपनी अभिव्यक्तियों, मान्यताओं आदि से मुक्त हो जाना पड़ता है। उत्तम आलोचना निष्पक्ष होती है। अब हम देखते हैं सहानुभूति। उत्तम आलोचक कृति की आलोचना करते समय उस पर सहानुभूति से विचार करता है और सहानुभूति के आलोचना उत्तम नहीं होते। गुणदोष मूल्यांकन सहाय कृति से ही हो सकता है। अब देखते हैं अभ्यास। उत्तम आलोचना के लिए आलोचक को काव्य और शास्त्र दोनों का गहनतापूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। इन लक्षणों के अतिरिक्त अंतर्दृष्टि, ईमानदारी, औचित्य बोध आदि के होने से आलोचना प्रभावशाली और उत्तम बनती है। अब हम देखते हैं आलोचक का दायित्व। समालोचना का मूल उद्देश्य कवि या लेखक की कृति का सभी दृष्टियों से आस्वादन, पाठकों के उस प्रकार की आस्वादन में सहायता देना है तथा उनकी रुचि को परिष्कृत करना है। बाबू गुलाब राय ने समालोचक के दायित्व के विषय में कहा है कि वह वास्तव में ग्रंथकर्ता और पाठक के बीच मध्यस्थ या दुभाषिया का काम करता है। उसका दोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। सामान्यतः समालोचक के दायित्व तथा दायित्व या कर्तव्य के दो दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक, सत साहित्य के सर्जन में सहायक होना और दो, असत साहित्य को रोकना। इस प्रकार समीक्षक
समीक्षा और समीक्षक की उपस्थिति कला रचना क्षेत्र में अपरिहार्य है। इस संदर्भ में फ्रांसीसी समीक्षक अनातोले फ्रांस की यह उक्ति बिल्कुल सटीक प्रतीत होती है। उसने समीक्षक के कार्य एवं उनकी दृष्टिका की ओर संकेत किया है। The good critics is he who narrates the adventures of his soul among masterpieces. समीक्षक का उत्तरदायित्व रचनाकार से कहीं अधिक होता है, इसीलिए उसे प्रतिक्षण सजग और सचेष्ट रहना आवश्यक है। आचार्य राजशेखर ने इसलिए 4 प्रकार के भाव माने हैं। एक अरोचक, तृणाभ्यहारी, मत्सरी, तत्वभिनिवेशी। पहला अरोचकी। यह समीक्षक अरुचिवान होता है। इन्हें उत्तमोत्तम रचना भी अरुचिकार प्रतीत होती है। सतृणाभ्यवहारी। इस वर्ग के समीक्षक सर्वपक्षी होते हैं। इनके समक्ष जो भी रचना प्रस्तुत होती है वही और उत्तम प्रतीत होती है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस प्रकार के समीक्षकों का रचना का कार्य सभी को प्रसन्न करना है। विवेक से कार्य न करके मात्र औपचारिक ढंग से अपना निर्णय प्रकाशन करना यह अपना दायित्व समझते हैं। मत्सरी। इस वर्ग के समीक्षक ईर्ष्यालु, दंभी, दुराग्रही और मिथ्याभिमानी होते हैं। अपने को ब्रह्मा का अवतार घोषित करते हैं। इनकी दृष्टि में रचनाकार दोषों को पहाड़ पर अवलंबित रहता है। भर्त्स्य की ऐसी स्थिति में इनकी समीक्षा एकांगी होती है। तत्वभिनिवेशी। निष्पक्ष समीक्षा यही करते हैं। रचनाकार के श्रम, उनके शब्द विधान और उनके अभिव्यक्ति दृष्टियों का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन करने में यह सिद्धहस्त होते हैं। जैसा कहा जाता है कि हंस की भांति निर्भीक्ष विवेक का कार्य इनके सामर्थ्य की बात है। समालोचक अपनी प्रतिभा से किसी कवि या लेखक को अपूर्व कीर्ति ख्याति दे सकता है। यदि उसकी आलोचना में सहानुभूति के बदले कटुता आ जाती है तो कवि लेखक पर अपनी विपरीत प्रतिभा भी पड़ सकती है। इस प्रकार आलोचक का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपसंहार। समालोचना साहित्य का एक उपयोगी रूप और प्रकार है। गद्य पद्य दोनों में आलोचना लिखी जाती है, परंतु आधुनिक काल में गद्य पे ही आलोचना लिखी गई है और प्रकाशित हुई किसी भी कृति या रचना के रसास्वाद के लिए आलोचना की
आवश्यकता होती है। आलोचना के अनेक प्रकार होते हैं। आलोचक में उत्तम गुणों की आवश्यकता है। उसका दायित्व महत्वपूर्ण। उसकी आलोचना का प्रभाव न केवल पाठकों पर ही बल्कि रचनाकारों पर भी पड़ता है। अतः